नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोपियों का भारत आगमन या भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें से हमने पहले वीडियो पे पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद की वीडियो में हम लोगों ने डचों के बारे में पढ़ा। तो पुर्तगाली और डचों से संबंधित जो वीडियो थे हम बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। और जिन भी लोगों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन भी भाइयों ने अभी ये वीडियो नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के इन वीडियो को पा सकते हैं। तो आप उनको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है और चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, तब चीज़ें हमें सही भी समझ में आती हैं। वरना रटने के लिए तो आप कहीं से भी रट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें शुरुआत से अंत तक की चीज़ें पता होना चाहिए। तो हम आज बात करेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन। जैसा कि मैंने डचों वाले वीडियो में बताया था लास्ट में कि डचों का पतन कैसे होता है। 1739 में जो बेडारा का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने डचों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था और यहाँ से भागने के लिए उनको मजबूर कर दिया था। ये डच जो कि पुर्तगालियों को भगाते हैं, इन डचों को फिर इनके ज़्यादा प्रतिद्वंदी, इनसे ज़्यादा सक्षम शक्तिशाली जो आते हैं अंग्रेज, उन लोगों ने डचों को भगा बाहर किया था। उसके बाद अंग्रेज आते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों के भारत आगमन की और किस तरीके से आते हैं, कैसे उनकी कंपनी की स्थापना होती है भारत में। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने मेंशन किया हुआ है सारे मैटर को अच्छे से, ताकि आपको जो नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसके साथ साथ उससे अलग भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा हट करके। उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ इसमें ही फोकस मत रखना, मैं जो बताऊँ उन बातों को भी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं कहानी की तरह बताने की कोशिश करूंगा और आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले 1559 ईस्वी में, कब? 1559 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉक नामक एक ब्रिटिश यात्री, एक दुस्साहसी यात्री, ये भारत में आता है। लेकिन किस मार्ग से आता है? थल मार्ग से आता है। इसके आने के पहले हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि ये जितने भी यूरोपीय आए, उन यूरोपियों में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने डाला और सबसे ज़्यादा सफल कौन हुए? तो ये हमारे अंग्रेज ही थे जो सबसे ज़्यादा सफल हुए। और इस सफलता के पीछे की कहानी क्या है? देखिए दोस्तों, जो पहले आता है वो पहले सफल होता है, जो पहले व्यापार करेगा वो सफल होगा। लेकिन ये तीसरे नंबर पे आते हैं, फिर भी पुर्तगालियों से, डचों से, फ्रांसीसियों से सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। उनकी सफलता का एक कारण ये है कि इन्होंने एशिया सहित, भारत सहित पूरे एशिया अर्थात एशियाई देशों और भारत की राजनीति क्या है, वहाँ की राजनीति का स्वरूप क्या है, वहाँ के व्यापार का स्वरूप क्या है, किस तरीके से वहाँ व्यापार किया जा सकता है, किस तरीके से हम वहाँ जो राजनीति हो रही है उसको समझ करके हम अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। ये इनकी जानकारी इनको बहुत अच्छी थी, इन सभी बातों की जानकारी इनको अच्छी थी। अर्थात इन्होंने भारत की राजनीति और भारत के व्यापार के स्वरूप को अच्छी भली भांति समझ लिया था, और इसी वजह से ये भारत में सफल भी होते हैं अपना व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात मैं बताना चाहता था आपको। उसके बाद क्या होता है कि 1599 में जॉन मिल्डन हॉक नामक एक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से आया था। तो याद रखिए, अभी तक जितने भी पुर्तगाली आए जल मार्ग से आए, डच आए जल मार्ग से आए, अंग्रेज भी जल मार्ग से आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अंग्रेज आया, जॉन मिल्डन हॉक, 1599 ईस्वी में, ये थल मार्ग से आया। अर्थात जल मार्ग की अपेक्षा इसने थल मार्ग को अच्छा समझा और वहाँ से आता है। और क्या करता है कि यहाँ जो पुर्तगाली थे, डच थे, उनको इसने परेशान किया और इनको भगाया और हराया भी यहाँ पर। तो जब इस तरीके का काम जॉन मिल्डन हॉक के द्वारा किया जाता है, तो ब्रिटेन के जो और व्यापारी थे उनको थोड़ा सा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। दोस्तों, अगर पड़ोस वाला व्यक्ति कोई बिजनेस करने जा रहा है, बाहर व्यापार करने जा रहा है, काम करने जा रहा है, और वहां से वापस आकर के ढेर सारा धन लेकर के आता है, तो उसके बगल वाला भी क्या चाहेगा? उसके अंदर भी एक लालसा आएगी कि मैं भी क्यों ना जाऊं और व्यापार करके धनी बनूं। तो इसी तरीके की लालसा अंग्रेजों के अंदर भी थी, जैसे कि पुर्तगालियों के अंदर थी, जैसे कि डचों के अंदर थी, वैसे ही इन अंग्रेजों के अंदर भी थी। तो यूरोप की ही कंपनियों क्यों आई? क्योंकि यूरोप से ही तो शुरुआत होती है। यूरोपियों में ही पुर्तगालियों ने तो समुद्री मार्ग को खोजा था, और इसीलिए एक एक करके बारी बारी से क्या होता है कि इन यूरोपियों का एक आने का क्रम ही बन जाता है। अर्थात ये क्रम से आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से तीसरे नंबर पर अंग्रेज आते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1599 ही
में क्या होता है कि जब अंग्रेज लोग अर्थात अंग्रेज व्यापारियों को ये सुनाई दिया, ये पता चला कि जॉन मिल्टन हॉक ने जाकर के पुर्तगाली जहाज़ों को नष्ट कर दिया है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये सोचते हैं व्यापारी कि क्यों ना हम भी व्यापार करने के लिए जाएं। जो हमारे देश का एक व्यक्ति वहाँ जाकर के डंका बजा सकता है, अपना झंडा गाड़ सकता है, तो क्या हम नहीं जा सकते हैं? हम भी चल करके हमें देखना चाहिए। और इसी वजह से ही 1599 में ही मर्चेंट एडवेंचर्स एक दल था जिसने वहाँ की महारानी, तत्कालीन महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, उनसे व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी कि हमें अनुमति दी जाए, हम भी व्यापार करना चाहते हैं पूरब के साथ में, भारत के साथ में। तो एलिजाबेथ टेलर ने कहा क्यों नहीं, जब सारे लोग जा रहे हैं तो आपको जाने में क्या परेशानी है, हम भी जाएंगे, व्यापार करेंगे, उसमें नुकसान ही क्या है, मुनाफा कौन नहीं कमाना चाहता है। और ऐसे में क्या होता है कि एलिजाबेथ टेलर ने क्या किया, 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने इसी मर्चेंट एडवेंचर्स दल, इसको यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका एक कंपनी का पूरा नाम था, थोड़ा सा बड़ा नाम है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड इनटू द ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम है, ठीक है। तो ये दल का पूरा नाम था। इस दल को महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी और ये फिर पूर्वी देशों की तरफ रवाना हो चलते हैं, ठीक है। जो वहाँ से चलते हैं तो देखिए, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक कंपनी और कोई भी एक व्यक्ति जो भी काम करता है उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, एक गोल होता है। तो जैसे कि डचों का, पुर्तगालियों का भी एक उद्देश्य था, वैसे ही इनका भी एक उद्देश्य था कि इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो यही था कि हम जाकर के व्यापार करेंगे, हमें वहाँ के भूभाग से हमें कोई लेना देना नहीं है, अर्थात वहाँ हमको कब्जा नहीं करना है, हमें व्यापार करने जाना है, हम अपना चुपचाप व्यापार करेंगे, मुनाफा कमाएंगे और चले आएंगे। ये इनका प्रारंभिक उद्देश्य था। हालांकि बाद में ये क्या करते हैं वो तो सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से भारत में साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हैं और भारत में कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 15 वर्षों की जो अनुमति दी गई थी, तो ये लोग सोचे कि 15 वर्षों में हम क्या कर सकते हैं, हम शायद ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो फिर क्या होता है कि जेम्स प्रथम उस समय वहाँ के सम्राट थे। 1609 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि एक नया चार्टर पारित किया। देखिए, एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर बनाया, एक चार्टर के तहत 15 वर्षों की अनुमति दी। फिर वहाँ के सम्राट जेम्स प्रथम ने एक नवीन चार्टर जारी किया जिसके तहत क्या किया गया कि अनिश्चित काल के लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों और भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अर्थात अब कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी, आप अनिश्चित काल तक वहां व्यापार कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया। तो इस डेट को आप याद रखिए, 1609, अर्थात 8 वर्ष पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां मैंने लिखा हुआ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में होती है। और कहाँ की होती है, याद रखिए। एक चीज़ मैं बताऊंगा, अभी वो वीडियो बनाना मैं भूल गया हूं, जिसमें मैं एक आपको चार्ट बनाऊंगा, पूरा चार्ट बनाऊंगा जिसमें से मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी कब आई, उसकी स्थापना कब हुई, उनके आने का क्रम क्या था, यूरोपियों के जाने का क्या क्रम था। इसका वीडियो में भी हो सकता है, संभवतः आपको इसके बाद आपको वीडियो मिल जाए। तो यहाँ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके 8 वर्ष पश्चात इनको क्या अनिश्चित काल के लिए इनका समय बढ़ा दिया गया। लेकिन 1600 ईस्वी में ये लोग भारत नहीं आते हैं। 1601 ईस्वी में इन्होंने जो अपना मतलब क्षेत्र चुना वो था इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया। चूंकि इंडोनेशिया को मसाला द्वीप बोलते थे और यहीं पर पुर्तगाली हो या आपके डच हो, चूंकि मसाले का व्यापार करने में ज़्यादा मुनाफा था, अब इनका जो जोर था, इनका जो फोकस था वो मसाले का व्यापार करने का था। और मसाला द्वीप, सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन जो है वो इंडोनेशिया में होता था। तो ये लोग पहली बार भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया को चुनते हैं। तो 1601 ईस्वी में इनकी जो पहली समुद्री यात्रा होती है वो कहाँ के लिए होती है दोस्तों, जावा और सुमात्रा
मलक्का के लिए होती है, इस बात को आपको याद रखना है। तो जावा, सुमात्रा और मलक्का के लिए होती है। और बाद में 1604 ईस्वी में ये लोग फिर प्लान करते हैं कि अब हमें भारत भी चलना चाहिए, और फिर वहां से ये रुक रवाना होते हैं भारत के लिए। ओके, उसके आगे क्या होता है कि इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भारत में व्यापार करें, और भारत में अगर व्यापार करना है तो अचानक कहीं पर हम ऐसे नहीं जा सकते हैं जैसे कि वास्को डी गामा पहुंच गया था। हमें, चूंकि वहां पहले से ही कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, उसके तहत अगर हम काम करेंगे तो हमें शायद व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। तो इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया कि हम सूरत में एक कोठी स्थापित करेंगे, और उस कोठी को स्थापित करने के लिए उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसी के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को क्या किया जाता है, जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है। और उस समय वो दरबार था उनका आगरा, अर्थात आगरा में मिलने के लिए कैप्टन हॉकिंस जाता है। और जिस जहाज से वो आया था उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो रेड ड्रैगन नामक जहाज से कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो ये गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता दूँ, यहाँ पर नोट नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी आपको यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है। विलियम हॉकिंस जब पहुँचता है जहांगीर के दरबार में तो इसका भव्य स्वागत किया जाता है, बहुत अच्छे शानदार तरीके से इसका स्वागत करते हैं जहांगीर। और क्या किया गया, चूंकि ये जो विलियम हॉकिंस था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसको कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें से तुर्की भी बहुत अच्छे से आती थी, फारसी भी इसको बहुत अच्छे से आती थी, और जहांगीर फारसी समझता था। तो ये हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में वार्तालाप किया था। तो दोस्तों, भाषा जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। आपको कितना भी नॉलेज हो, आप कितना भी विद्वान हो, लेकिन सामने वाले की भाषा अगर आप नहीं समझते हैं तो आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। तो यहाँ पर ये जो भाषा है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल साबित करती है, किसके लिए, विलियम हॉकिंस के लिए, क्योंकि इसको फारसी आती थी, और फारसी भाषा किसको, जहांगीर को भी आती थी। और जहांगीर से ये फारसी भाषा में वार्तालाप करता है, भव्य स्वागत करता है। और इसको ये जो हॉकिंस है, हॉकिंस ने लगभग 25,000 सोने के सिक्के के बराबर के उपहार जहांगीर को सौंपे थे। समझ लीजिए, 25,000 सोने के सिक्के के बराबर के उपहार जहांगीर को सौंपे थे। और इसके एवज में, इसके बदले में जहांगीर ने भी, क्योंकि हमारे देश का रिवाज है कि हम किसी का लेते हैं तो ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाएं, उसका कुछ ना कुछ उसको हम बदल के देते भी हैं। ये हमारे देश में प्राचीन से ही ऐसा रहा है। हमारे देश का कल्चर ही ऐसा है कि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ हम देते हैं। जैसे कि पहले भी होता था, दाल लेंगे तो चावल देंगे, है ना, तो अदला बदली वाला सिस्टम। तो जहांगीर कैसे पीछे रह सकता था, उसने 30,000 का वेतन पे इनको रख लिया कुछ समय के लिए, और 400 मनसब इनको सौंपी। मनसब का मतलब एक कोई एरिया था जो इनको सौंप दिया गया कि इस एरिया का ये आप देख रेख करिए, इससे जो प्रॉफिट होगा आप अपना कमाइएगा। तो विलियम हॉकिंस से काफ़ी प्रभावित हुआ था, लेकिन और उस समय इसने सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुमति भी दे दी थी, तो अंग्रेजों का काम बन गया था। लेकिन जो पुर्तगाली जो कुछ लोग थे, पुर्तगाली गवर्नर और जो पुर्तगाली कुछ व्यापारी थे, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि ये जो अंग्रेज हैं ये आपके लिए नुकसान साबित हो सकते हैं, आपके लिए गलत कर सकते हैं, आपका फायदा नहीं होगा, मतलब तमाम तरह की बातें वो किए होंगे। तो एक षड्यंत्र के तहत जब जहांगीर के कान भरे गए तो जहांगीर ने क्या किया कि बाद में जो अनुमति दी थी सूरत में कोठी स्थापित करने की, इसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो याद रखिए, पहले अनुमति दी लेकिन बाद में रद्द कर दी। उसके पश्चात हॉकिंस जो है वो बेचारा अपना इंग्लैंड की तरफ रवाना हो जाता है, वो लौट जाता है। ठीक, दूसरी बात, 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलेटन और 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट, जैसे कि नाम उसका बेस्ट है वैसे ही बेस्ट काम भी इसने किया। कैप्टन बेस्ट और मिडलेटन ने 1611-1612 ईस्वी में क्या किया कि पुर्तगाली जहाज़ों को नष्ट कर दिया। देखिए, इधर अनुमति जरूर नहीं मिली, अनुमति भले न मिली, लेकिन इन्होंने बराबर पुर्तगाली जहाज़ों को नष्ट करना जारी रखा, भारत में व्यापार करना जारी रखा। भारतीय लोगों से जो टैक्स था व्यापार के लिए वो उन्होंने लेना जारी रखा। तो अपना काम में बराबर कर रहे थे, और उसी के तहत कैप्टन बेस्ट और कैप्टन मिडलेटन ने पुर्तगाली जहाज़ों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, हो सकता है पुर्तगालियों को ज़्यादा शक्तिशाली समझकर जहांगीर ने उनकी बात मानी हो, क्योंकि जो शक्तिशाली ज़्यादा होता है उसकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं, कमज़ोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता। ये आज भी हमारे इंडिया में ऐसा है। तो होता क्या है कि जब
जहांगीर ये देखता है कि अंग्रेज़ों ने पुर्तगाली जहाज़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया है, ये तो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर निकले, तो थोड़ा सा वो प्रभावित होता है। उसकी जगह पर आप अपने आप को रखकर देखिए, आप भी प्रभावित होंगे अगर उन्होंने कुछ ऐसा अलग काम किया हो। तो ये पुर्तगालियों को पराजित करते हैं, उनके जहाज़ों को नष्ट करते हैं। तो उनसे प्रभावित होकर के क्या किया इसने कि 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक शाही फरमान कहा जाता है जब कोई एक बड़ा राजा कोई एक फरमान, कोई एक आदेश जारी करे। देखिए अंग्रेज लोग क्या करते थे, एक चार्टर जारी करते थे, लेकिन हमारे देश के जो राजा थे वो शाही फरमान जारी करते थे। ठीक है, तो शाही फरमान जारी किया जाता है जहांगीर के द्वारा और अंग्रेजों को सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री या पहली स्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति यहां से मिल जाती है। एक चीज आप याद रखिए कि पहली बार अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी अस्थायी फैक्ट्री, अर्थात वो स्थायी नहीं थी, अस्थायी फैक्ट्री या अस्थायी कोठी स्थापित की थी या कारखाना स्थापित किया था, लेकिन स्थायी रूप से जो कोठी स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। कब की थी, याद रखिए 1613 ईस्वी में इनको अनुमति मिलती है। तभी इन्होंने क्या किया था कि सूरत में अपनी एक व्यापारिक जो फैक्ट्री है, कारखाना है, उसको स्थापित करते हैं। तो पहली बार जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था, हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन बाद में फिर एक और आता है, सर टॉमस रो। जब ये चला जाता है तो बाद में एक को और भेजा जाता है, सर टॉमस रो। इसको किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने भेजा था। और जेम्स प्रथम के दूत के रूप में उनका एक पत्र लेकर के भी ये चलता है और 18 सितंबर 1615 ईस्वी को ये सूरत पहुंचता है। उसके पश्चात ये फिर 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर के दरबार में मिला। तो याद रखिए कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर से मिलता है, लेकिन सर टॉमस रो या थॉमस रो जो है वो आपका अजमेर में जहांगीर से मिलता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। तो अजमेर में जहांगीर से मिलता है और ये भारत में रहा कब से कब तक, 10 जनवरी 1616 ईस्वी से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक लगभग 2 वर्ष तक ये भारत में रहा। अर्थात जहांगीर के दरबार में 2 वर्ष तक लगभग सर थॉमस रो रहता है। ठीक, उसके बाद कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना, मैंने पहले ही बताया था, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित किया था। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको फालतू की बातें बताने की कोशिश नहीं करूँगा, नहीं तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और फिर भी मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बताऊँगा जो कि छूट जाए। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण होगी, सारी की सारी बातें बताई जाएंगी। आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का एक सुल्तान था, भारत का ही एक सुल्तान था, उसने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान जारी किया। ठीक है, सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान जारी किया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुनहला फरमान अंग्रेजों के लिए कब जारी किया गया। तो 1632 ईस्वी में जारी किया जाता है। किसके द्वारा, गोलकुंडा के राजा के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें क्या था, जिसके तहत उस राजा ने कहा था कि गोलकुंडा का जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो एक यहां पर अनुमति इनको प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, कौन, फ्रांसिस डे ने, चंद्रगिरी का एक राजा रहता है वेंकटप्पा। ठीक है, चंद्रगिरी का एक राजा रहता है वेंकटप्पा। तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, अर्थात लीज पर लिया, अर्थात कुछ समय के लिए लिया, उसके बदले में कुछ ये धन उसको देते होंगे, ऐसा इसका मतलब है। तो वहां पर क्या किया कि जब पट्टे पर मद्रास को लिया तो उस मद्रास के आसपास जहां पर इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की, उसके आसपास इन्होंने उसका किलेबंदी कर दी। किलेबंदी का मतलब है दूसरे लोगों से सुरक्षा की को देखते हुए किलेबंदी करना जरूरी था। तो इन्होंने मद्रास को किलेबंद कर दिया और उस किलेबंद कोठी को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखिए ये कहां पर स्थापित किया गया, मद्रास में, चूंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से ये मांगा था, लीज पर लिया था, लेकिन 1640 ईस्वी में ये लोग जबरदस्ती उसको छीन लेते हैं। पहले तो सिर्फ मांगा था, उसके बदले में टैक्स देते थे, लेकिन अब ये 1640 में ये क्या करते हैं, छीन लेते हैं। मतलब आप ये गलत काम में उतारू हो जाते हैं। तो 1640 में इन्होंने मद्रास को छीन लिया था। एक चीज़ और याद रखिए कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की गई है, मद्रास को किसने बसाया, कलकत्ता को किसने बसाया, बम्बई को किसने बसाया, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बात आ गई इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये जो फ्रांसिस डे है, इसी फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी।
ठीक है, अर्थात ये जो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लिया था, इसको और विकसित किया। जापचारनाक ने कलकत्ता को विकसित किया था। आगे में भी बात करेंगे। गेराल्ड जो ओंगियार है, ये बंबई का संस्थापक माना जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कई बार कि बंबई का संस्थापक कौन था, मद्रास का संस्थापक कौन था, या कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो इस बात को आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। कैथरीन बग्रेंजा ये भी बोला जाता है पूरा नाम। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता क्या है, मैं इसको आपको बताना चाहता हूं। चूंकि अंग्रेजों और डचों के बीच में शत्रुता थी, चूंकि एक दूसरे को के प्रतिद्वंदी थे, व्यापार में एक दूसरे को के कंपटीटर थे, एक दूसरे से संघर्ष करते थे। तो डचों से सुरक्षा की दृष्टि से जो अंग्रेज थे वो क्या किए कि जो आपका पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, अर्थात जहां पर पुर्तगाली लोगों की कोठियां थी, उस तरफ थोड़ा अंग्रेज उनके समीप आ गए डचों से बचने के लिए। और जब क्या है, दो लोग समीप आते हैं तो क्या होता है कि एक रिश्ता बनता है, एक संबंध स्थापित होता है। तो यही संबंध यहाँ पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में स्थापित होता है। अंग्रेज के जो सम्राट थे, अंग्रेज के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनको एक राजकुमारी जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, वो पसंद आ गई और इनसे इनका विवाह हुआ, जिसके बदले में पुर्तगालियों ने जो बंबई पर कब्जा कर रखा था, उस बंबई को सम्राट को दहेज के रूप में दे दिया। दोस्तों उस समय भी दहेज था। तो सम्राट को बंबई दहेज में मिला। कौन से सम्राट को? ब्रिटिश सम्राट को बंबई दहेज में मिला। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटिशों को जब ये बंबई दहेज में मिलता है तो ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया था कि अपने ही देश की कंपनी, अपने देश की व्यापारिक संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, मामूली किराए पर क्या किया था, सौंप दिया था कि लीजिए आप इस पर अपना व्यापार करिए, कोठी स्थापित कीजिए, कुछ भी करिए। तो 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई सौंप दिया। ठीक, उसके बाद मैंने ये कब होता है? 1668 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में मैंने बताया था कि यही बंबई अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बनता है, मुख्य व्यापारिक केंद्र बनता है। इसके पहले जो है मुख्य व्यापारिक केंद्र सूरत हुआ करता था। 1623 के करीब भड़ौच है, अहमदाबाद है, सूरत है ना। तो ऐसी कई जगहों पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रखी थी। किसने? अंग्रेजों ने। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब हो गया 1650 के बाद 1660, 1662, 1680, 1686, 1688, इस तरीके से इसको हम 17वीं शताब्दी को उत्तरार्ध बोलेंगे। उत्तरार्ध का मतलब जब 1650 के पीछे चलने लगे, अर्थात जब उतरने वाला हो तब। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी की नीतियों में परिवर्तन आया। अब कंपनी की नीतियों में परिवर्तन क्या आया? अभी तक तो सिर्फ ये व्यापार के उद्देश्य से थे। जैसा कि पहला इनका प्रारंभिक उद्देश्य था कि हम भारत में जाकर के सिर्फ व्यापार करेंगे, हमें वहां की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 17वीं शताब्दी के लास्ट में क्या होता है कि इनकी नीतियों में अब परिवर्तन आता है। कोई आया होगा इस तरीके का व्यक्ति, है ना, आग लगाने वाला, उसने क्या किया कि अब ये भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करने लगे, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अर्थात इनका जो विचार था अब वो भारत में साम्राज्य स्थापित करने का था। इस तरीके की बातें मन में उनके आने लगती हैं। हालांकि अभी ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनका बाप जो है वो अभी मौजूद था। कौन? औरंगजेब। तो होता क्या है कि औरंगजेब व शाइस्ता खां के द्वारा अंग्रेजों को व्यापार में इसी समय छूट दी गई थी। मन में इनके बातें चल रही थी कि हम आगे साम्राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन अभी औरंगजेब इनके लिए बना हुआ था दुश्मन। तो उसी समय औरंगजेब ने भी इनको कुछ छूट प्रदान की थी। चूंकि ऐसे छूट नहीं दी उसने उसके एवज में कुछ टैक्स लेते थे, वो चुंगी कर लेते थे, टैक्स लेते थे, तब अनुमति दी इन्होंने व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेजों व औरंगजेब के मध्य में जो पहली भिड़ंत होती है दोस्तों, पहला संघर्ष होता है वो हुगली, जो कि कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है, हुगली में हुई, जिसमें औरंगजेब ने अंग्रेजों को चने चबा दिए, नाको चने चबा दिया, मतलब कहने का उनको पराजित कर दिया, परेशान कर दिया, हरा दिया औरंगजेब ने। मैंने बताया ना कि अब इनका बाप मौजूद है, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके आगे की ये घटना 1688 की मैं आपको बताऊं, सर जॉन चाइल्डिश ने, इसने ताप्ती नदी के किनारे क्या किया था कि बहुत सारे जहाज़ों को इसने लूटा, बहुत सारे व्यापारियों को लूटा, बहुत सारे भारतीयों को लूटा। और इसके साथ साथ में जो लोग मक्का मदीना की यात्रा के लिए जा रहे थे, बेचारे जो मक्का मदीना की यात्रा के लिए जा रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ा इसने। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे होते हुए
अभी लोग इतना बवाल करने लगे। तो वो क्या करता है कि इनका जो विशाखापट्टनम है, कासिम बाजार है और भरूच है, अर्थात कई ऐसी, सूरत है, ऐसी कई महत्वपूर्ण जो कोठियाँ थी, महत्वपूर्ण कारखाने थे, उनको इनसे छीन लिया। जब छीन लिया तो अंग्रेजों को बड़ा धक्का लगा, बड़ा डर गए वो औरंगजेब से। अब माफ़ी मांगने लगे कि साहब अभी छोड़ दीजिए, अब हम आपकी जो कहेंगे आप हम वो करेंगे। और ये इन्होंने कहा कि हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके बीच में नहीं आएंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि राजा का अपमान हो, आपका अपमान हो। तो औरंगजेब ने भी सोचा कि यार इनसे कोई नुकसान थोड़ा ना है, हमको टैक्स इतना भारी मात्रा में देते हैं, क्या मतलब है, जाने दीजिए। तो लगभग 17,000 पाउंड धन लिया अंग्रेजों से। अब कहा अब जाओ व्यापार करो। तो इस तरीके से औरंगजेब ने इनको छोड़ भी दिया था। लेकिन सर जॉन चाइल्ड को कहा कि तुम बेटा तो नहीं यहाँ रह पाओगे, तुमको तो भागना पड़ेगा, क्योंकि तुमको हम देखना पसंद नहीं करेंगे। तो सर जॉन चाइल्ड जो है उसको भारत से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि कोई आगे ऐसी बात बढ़े, जिस व्यक्ति से बवाल हुआ है उस व्यक्ति को ही भगा दिया जाए यहाँ से, तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1688 ईस्वी में यह घटना होती है। 1698 ईस्वी में बंगाल के ही एक सूबेदार थे अजीमुशान, क्या अजीमुशान की अनुमति द्वारा कंपनी ने 3 गांव प्राप्त किए। ये 3 गांव कौन थे? एक तो आपका था सुतानाती, क्या था? सुतानाती, दूसरा है कलिकाता और तीसरा है गोविंदपुर। तो इनकी जो जमींदारी है वो प्राप्त कर ली। और कितने में? मात्र 1200 रुपए में। उस समय 1200 रुपए ज़्यादा होते होंगे, तो मात्र 1200 रुपए में 3 गांव सुतीनाता, कलिकाता और गोविंदपुर की जो जमींदारी है वो वहां के सूबेदार अजीमुशान से प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज। और आपको पता है कि बाद में यहीं पर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई थी 1700 ईस्वी में। ये तो 1698 की बात है। बाद में 1700 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने इसी 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता जैसा शहर बनाया, कलकत्ता जैसा शहर विकसित किया, एक नगर का रूप दिया। किसने? जॉब चारनॉक ने। जो मैंने पहले ही बताया है कि कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनॉक को माना जाता है। तो कब? 1700 ईस्वी में। और यही कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। और इस फोर्ट विलियम का पहला जो अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष था, वो था चार्ल्स आयर। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रथम अध्यक्ष था चार्ल्स आयर। तो याद रखिए फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में होती है। ठीक है, कलकत्ता में होती है। उसके प्रथम अध्यक्ष थे सर चार्ल्स आयर। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद 1774 से 1911 ईस्वी तक आपको पता है कि कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी रही। और फिर जब आगे आप पढ़ते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 1911 ईस्वी में क्या होता है कि घोषणा की जाती है कि अब कलकत्ता नहीं, अब दिल्ली राजधानी होगी भारत की। उसका भी रीज़न है, मैं वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उसका भी रीज़न है क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि कलकत्ता में बहुत सारा बवाल हो रहा था और यहाँ पर अंग्रेज परेशान हो गए थे। हमारे देश के जो राष्ट्रभक्त थे, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उनसे परेशान हो गए थे। उनको लगा कि कलकत्ता को छोड़ो यार, यही पूरा मुख्य केंद्र बन गया है बवाल का, यहीं पर झगड़े फसाद ज़्यादा होते हैं, यहीं पर क्रांतिकारी ज़्यादा आते हैं, ऐसा करो, छोड़ो इसको, छोड़ दो। तो 1911 ईस्वी में क्या होता है कि घोषणा की जाती है कि राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली होगी। लेकिन एक बात अब याद रखना है आपको कि राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 ईस्वी में। घोषणा 1911 में हुई, लेकिन बनी कब? 1912 में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, चूंकि औरंगजेब तो बहुत ही बहादुर था। आपको पता है कि मुगल वंश में अकबर जैसा राजा, शाहजहां, जहांगीर, ये सारे थे, लेकिन औरंगजेब ने भी अपने साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। इस बात को आप याद रखिए, अकबर से भी ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। और औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो आने वाले सारे के सारे शासक जो थे वो बिल्कुल बेकार के थे, किसी काम के नहीं थे। चाहे वो रंगीला हो, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला बोला जाता है, वो बड़ा मस्त रहता था डांस में, गाने में, नृत्य देखने में। ऐसे ही एक और था फर्रुखसियर, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो फर्रुखसियर उस समय मौजूद था तत्कालीन, जब ये मर जाता है औरंगजेब उसके पश्चात। तो 1715 ईस्वी के करीब जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक शिष्टमंडल अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता है। अर्थात उसमें कई लोग थे
एक शिष्टमंडल भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? उसका उद्देश्य था कि कुछ जगहें लगभग कलकत्ता के आसपास के लगभग 38 गांवों को मांग रहे थे अंग्रेज कि हमें गांव दे दिए जाएं ताकि हम अच्छे से व्यापार अपना कर पाएं। इस तरीके से ये लोग शिष्टमंडल पहुंचता है। उद्देश्य वही था कि 38 गांव प्राप्त करना था। और इसी शिष्टमंडल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। ये विलियम हैमिल्टन एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, एक शल्य चिकित्सक था, एक सर्जरी करने वाला व्यक्ति था। कौन? विलियम हैमिल्टन। चूंकि ये देखिए अंग्रेज बड़े चालाक थे, उनको पता चल गया होगा कि फर्रुखसियर जो है वो किसी बीमारी से जूझ रहा है। तो फर्रुखसियर बहुत ही भयंकर बीमारी से किसी जूझ रहा था, परेशान था। और जब ये शिष्टमंडल मिलने पहुंचता है अपने स्वार्थ के चक्कर में, 38 गांवों को लेने के चक्कर में, तो ये जो शल्य चिकित्सक था विलियम हैमिल्टन, इसने क्या किया कि फर्रुखसियर का इलाज कर दिया, उसको एकदम मस्त मतलब सही कर दिया, स्वस्थ कर दिया, चंगा कर दिया। तो जब फर्रुखसियर को इसने क्या किया कि इलाज कर दिया और ये स्वस्थ हो जाता है, उसको भयंकर रोग से बचा लेता है ये विलियम हैमिल्टन, तो कोई भी होगा दोस्तों वो थोड़ा तो उसके अंदर दया आएगी ही, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो जब वो मरने से बचा है तो कुछ भी कर देगा। तो फर्रुखसियर ने एकदम ऐसा मूड बनाया कि इसने बिल्कुल बिना टैक्स के ही गांव भी बहुत सारे दे दिए और पूरा व्यापार करने की अनुमति भी दे दी कि जाइए तुमसे कोई टैक्स ही नहीं लेंगे, आज़ाद हो एकदम से। तो फर्रुखसियर ने इस तरीके से बिना सोचे समझे ये कदम उठा दिया। तो इतना खुश होने की आवश्यकता जो है नहीं थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि यही हमारे देश के लिए थोड़ा सा गलत साबित होता है, घातक साबित होता है। अर्थात यहाँ से अपने अंग्रेज़ों के क्या किया फर्रुखसियर ने, एकदम मुक्त कर दिया। जहाँ पर औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर उस एरिया का टैक्स लिया करते थे व्यापार करने के लिए, फर्रुखसियर ने एकदम आज़ाद कर दिया कि जाइए बिल्कुल मस्त होकर के व्यापार कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा घोषणा, एक बहुत बड़ी घोषणा थी अंग्रेजों के लिए, और यहाँ से इनके जो मन थे वो बढ़ गए। अर्थात ये अब बिना किसी डर के व्यापार करने लगते हैं और यही से चैप्टर समाप्त होता है। हालांकि अगर हम अंग्रेजों के बारे में और पढ़ेंगे तो फिर आप देखते हैं प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर पढ़ना था कि अंग्रेजों का आगमन किस तरीके से होता है, कैसे अपने देश में यहाँ पर भारत में फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं, कारखाने स्थापित करते हैं, वो सारी बात करनी थी हमें, तो वो यहाँ तक हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।